गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप जो मशीन्स यूज होते हैं माइंस में या अन्य इंडस्ट्रीज में, उस मशीन्स के कुछ विशेष मशीन के पार्ट्स और उसके फंक्शन के बारे में समझेंगे। जैसे कि मैं ये शेयर कर रहा हूं आपके सामने, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रही होगी, ये जो क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो को ऑफ कर देता हूं और आपको दिखाई दे रही होगी। 92 नंबर का एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, द फाइबर कोर ऑफ ए वायर रोप is thoroughly impregnated with a lubricant, but one of the following not a reason। इनमें से कोई एक जो रीजन नहीं है जिसमें कि जो फाइबर कोर यूज होती है रोप के अंदर में, वो इम्प्रिग्नेटेड की जाती है, उसका कारण क्या हो सकता है। तो मैं इसको स्लाइड शो की तहत बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ये स्लाइड शो पर क्लिक किया मैं और इसको मैं बड़ा कर दिया। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। फिर से एक बार क्या कह रहा है, द फाइबर कोर ऑफ ए वायर रोप इज थ्रूली इम्प्रिग्नेटेड विथ ए लुब्रिकेंट बट वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रीजन। इसमें से एक कोई है एबीसीडी में से जो रीजन नहीं बताता। क्या चीज के लिए? जो वायर रोप होती है उसके अंदर फाइबर कोर डला होता है, वो उसको हम लोग इम्प्रिग्नेटेड करते हैं, यानी मतलब कि लुब्रिकेंट करते हैं पेट्रोलियम से, मिनरल ऑयल से। तो उसको करने का उद्देश्य क्या रहता है, चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं फ्रेंड। प्रश्न आप समझ गए होंगे। ये नंबर कहता है टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर के एब्जॉर्प्शन को वो रोकता है। यानी जो रोप है, आप स्टील का वायर का रोप ये पिक्चर में देख रहे होंगे, जिसमें ये जो स्टील का रोप है जिसके मध्य में क्या है, कोर है। कोर जो कि फाइबर का रहता है, जो जनरली आप ये जो लैलून का या फिर जो सन का गांव में जो रस्सी बढ़ती है, वही फाइबर कोर होता है, जिसको मध्य में रोप के बीच में डाला जाता है। और ये जो दिखाई दे रही है, एक ये रोप का वायर है। ये जो है एक वायर है, सिंगल वायर, और इस सिंगल वायर से यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है जो कई वायर को लपेटा गया है, जिसको हम एक स्ट्रैंड कह रहे हैं। और एक स्ट्रैंड के मध्य में भी एक वायर है जिसको फाइबर वायर हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये वायर ही है जिसको मध्य में रखा गया है। तो इस तरह से एक स्ट्रैंड आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक स्ट्रैंड के कई स्ट्रैंडों को मिलाकर हम जो है एक वायर का रोप तैयार करते हैं, जैसा कि आपको ये बड़ी वाली पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जिसका ये रोप है। और बीच में ये जो आपको डार्क डार्क दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये कोर है जिसको फाइबर कोर कह रहे हैं, और इसके बाहर में कई स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है वायर रोप का क्रॉस सेक्शन है, यानी कि आप काट करके उसको सेक्शन के रूप में देख रहे हैं, तो इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। और ये इसके लेंथ के अकॉर्डिंग जो आपको लंबाई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो वायर रोप है, ये ऑप्शन ये क्या कहता है कि टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर के एब्जॉर्प्शन को ये रोकता है। कहने का मतलब कि ये जो लुब्रिकेंट करती रहती है रोप को, रस्से को, जिसके कारण से एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है वो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसके कारण इसकी लाइफ जो है बढ़ती है। अब बी नंबर में देखिए क्या कहता है, टू इनहिबिट कोरोजन इनसाइड द रोप। रोप के अंदर में जो कोरोजन होती है, कहने का मतलब ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है आयरन, तो आयरन ऑक्साइड बनाती है, और आयरन ऑक्साइड बन करके उसके ऊपर रस्ट जमा होती जाती है, जिसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। तो जिससे आयरन का स्ट्रेंथ कम होती है, तो ये कोरोजन को होने से बचाता है। इनिबिट मतलब कि बचाता है। तो आपने बी नंबर को समझ लिया। सी नंबर समझिए, टू गिव एडिशनल स्ट्रेंथ टू द रोप। रोप के को एडिशनल मजबूती प्रदान करती है। तो एडिशनल मजबूती कैसे प्रदान करेगी, ये थोड़ा सा समझने योग्य बात है। डी नंबर में देखिए कि टू प्रिजर्व द शेप ऑफ द रोप अंडर स्ट्रेन। इन अंडर स्ट्रेन यानी कि जब हम लोग स्ट्रेन कहने की क्या होता है,
चेंज ई लेंथ बटे में ओरिजिनल लेंथ। जब हम इस रोप के ऊपर लोड डालते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होती है, या उसके डायमीटर में जब उसको दबाने का कोशिश करते हैं तो रोप को ऐसे दबाते तो नहीं है, खींचने के काम में ही आता है, लेकिन कोई भी बॉडी को आप अगर दबाते हैं तो उसके जो अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है, जो रूप या साइज में परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं, जिसको चेंज इन शेप बटे में, चेंज इन साइज बटे में ओरिजिनल साइज। वो लेंथ के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं, डायमीटर के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं, साइज के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं। तो चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ होता है। तो ये टू प्रिजर्व द शेप ऑफ द रोप अंडर स्ट्रेन, स्ट्रेन के उसके ऊपर तनाव लग रही है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंतर्गत रोप के शेप को प्रिजर्व करता है। तो हाँ, प्रिजर्व तो करता है, रोप के शेप को ये प्रिजर्व करने का, ग्रिप देने का काम करता है, इसलिए प्रिजर्व करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो टू गिव एडिशनल स्ट्रेंथ टू द रोप, रोप को एडिशनल स्ट्रेंथ ये नहीं देता है। तो आप ऑप्शन सी को टिक लगा सकते हैं। इसके प्रेफरेंस में मैं यहाँ पर देखिए लिखा हूं, वायर रोप, इसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा सा पहला लाइन पढ़ने के लिए। वायर रोप आर लुब्रिकेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि वायर रोप को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है इसको वायर रोप को लुब्रिकेटेड करते हैं। जब इसको तैयार करते हैं तभी जो है वायर रोप के अंदर को जो हम लुब्रिकेटेड करते हैं, लुब्रिकेटिंग प्रोसेस। इफ द रोप हैज फाइबर कोर, यदि रोप के अंदर फाइबर कोर है सेंटर में, द फाइबर विल बी लुब्रिकेटेड विथ ए मिनरल ऑयल, तो उसको हम लोग मिनरल ऑयल से लुब्रिकेट करेंगे या तो पेट्रोलियम से लुब्रिकेट करेंगे। ये जो लुब्रिकेंट का टाइप दिया हुआ है, दो चीज से हम लोग इसको फाइबर कोर होने पर लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। द कोर विल एब्जॉर्ब द लुब्रिकेंट, कोर क्या करता है, जो रस्सी होती है, सन की रस्सी, जो गांव में सन बोला जाता है, उसकी जो रस्सी होती है उसको हम लुब्रिकेंट, यानी कि जो आप मिनरल ऑयल डाले हैं, पेट्रोलियम डाले हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है। एंड फंक्शन एज ए रिजर्वर, और वो जो है एक रिजर्वर का काम, यानी कि लुब्रिकेंट को सोख के रखने का काम करता है, रिजर्वर जैसा काम करता है। फॉर प्रोलॉन्ग्ड लुब्रिकेशन वाइल इन सर्विस, जब उसको हम लोग सर्विस यानी उपयोग में लाते हैं रोप को, तो वो सर्विस के दौरान जो है वो उसका लुब्रिकेशन, रोप का लुब्रिकेशन जो है वो करते रहता है। तो आपने देखा कि फाइबर कोर का लुब्रिकेशन की क्या फायदा है, और सर्विस के दौरान अपने आप उसके अंदर रिजर्वर के रूप में बनी रहती है पेट्रोलियम और लुब्रिकेंट ऑयल जो डालते हो आप, और वो उसको लुब्रिकेट करती रहती है वायर को, इनको जो आउटर में लगी लपेटी गई रहती है। इफ द रोप हैज स्टील कोर, अगर इस रोप के अंदर हम लोग कोर जो दिए हैं फाइबर का ना देख करके स्टील का दिए हुए हैं, तो उसके बारे में कह रहा है कि द लुब्रिकेंट बोथ ऑयल एंड ग्रीस टाइप, तो उसके केस में हम लोग ऑयल के साथ साथ ग्रीस भी दे सकते हैं। इज पंप्ड इन ए स्ट्रीम जस्ट ए हीट ऑफ द डाई एंड ट्विस्ट द वायर इनटू ए स्ट्रैंड। तो ये कहने का मतलब ये हो रहा है कि इफ द रोप हैज स्टील कोर, द लुब्रिकेंट इज पंप्ड, लुब्रिकेंट को हम लोग पंप करते हैं स्ट्रीम धारा के रूप में, जस्ट ए हीट ऑफ द डाई, डाइट के हीट के सामने, ट्विस्ट द वायर इनटू ए स्ट्रैंड, और वो जो वायर को हम लोग ट्विस्ट कर लेते हैं, स्ट्रैंड को, स्ट्रैंड के अंदर जो वायर होती है उसको ट्विस्ट कर लेते हैं, वायर्स को ट्विस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हम उसके अंदर स्ट्रीम, पंप करता हुआ जो लुब्रिकेंट की धारा होती है, ग्रीस होती है या फिर ऑयल होता है, उसको हम लोग स्ट्रीम धारा, धारा जैसा उसमें इंसर्ट करने का काम करते हैं, जिसके कारण दिस अलाउज कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल वायर, जिसके कारण से सभी वायर जो है लुब्रिकेटेड हो जाता है, कवर हो जाता है उसकी लुब्रिकेशन। अच्छा, आखिरी पैराग्राफ देखिए क्या कहता है। आफ्टर द केबल इज पुट इनटू सर्विस, जैसे ही हम लोग सर्विस के लिए हम लोग केबल का उपयोग करने के बाद री लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड, हम लोग को फिर से लुब्रिकेशन करने की जरूरत पड़ती है जब आप केबल उपयोग कर लेते हो सर्विसिंग के बाद, मतलब उपयोग करने के बाद, ड्यू टू लॉस ऑफ ओरिजिनल लुब्रिकेंट, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब उसको जो लुब्रिकेशन की गई रहती है यूज के दौरान, उसका लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है, तो आपको री लुब्रिकेशन करने की आवश्यकता पड़ती है।
तो लोडिंग, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ द केबल, केबल के इनके कारण से, लोडिंग के कारण से, बेंडिंग के कारण से, स्ट्रेचिंग के कारण से आप उसका जो लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है। द फाइबर कोर केबल ड्राई, फाइबर कोर जो केबल होती है वो सूख जाती है आउट ओवर टाइम, समय बीतने के साथ, ड्यू टू हीट फ्रॉम इवेपोरेशन, जो कि इवेपोरेशन के कारण से, हीट के कारण से वो जो है इवोपरेट हो जाती है जो लुब्रिकेंट ऑयल हम लोग डाल देते हैं। एंड ऑफन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और वो जो है एब्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाती है। फील्ड लुब्रिकेशन इज नेसेसरी टू मिनिमाइज कोरोजन, यानी कि उस केस में हमको कोरोजन को मिनिमाइज करने के लिए हमको अब फील्ड लुब्रिकेशन, काम के दौरान वर्क प्लेस पर उसको हमको लुब्रिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द रोप कोर एंड वायर्स, ताकि हमारा कोर और वायर को कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सके, मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने से उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, एंड दस एक्सटेंड द सर्विस लाइफ, ताकि उसकी लाइफ को, वायर के रोप के लाइफ को बढ़ाया जा सके। तो ये रू री लुब्रिकेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है वायर को, ये आपने जाना, साथ ही जाना कि स्टील वायर के, अगर फाइबर कोर स्टील वायर की ही है तो क्या करते हैं, और यहाँ पर हम लोग जाने कि फाइबर कोर को लुब्रिकेटेड क्यों किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 92 जो है, ये लुब्रिकेशन एडिशनल स्ट्रेंथ रोप को प्रदान नहीं करती है। और आप सी को जो है टिक लगा के आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, पढ़ते हैं फ्रेंड्स। 93 नंबर, ए क्लोज्ड वेसल मेड ऑफ स्टील, ए एक क्लोज्ड वेसल यानी कि बर्तन, बर्तन जिसको आप लोग कहते हैं वेसल जनरली, तो वो एक क्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है, और स्टील से बनी है, एंड यूज्ड जनरेशन ऑफ स्टीम, और उसका उपयोग हम लोग स्टीम, भाप तैयार करने के लिए कर रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस यंत्र को, उस इक्विपमेंट को, उस मशीन को हम क्या कहेंगे? ए नंबर स्टीम बॉयलर कहेंगे, बी नंबर स्टीम टरबाइन कहेंगे, सी नंबर स्टीम कंडेंसर कहेंगे, डी नंबर स्टीम इंजेक्टर कहेंगे। प्रश्न यहाँ पर जो दी हुई है, इसके चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, इस चारों ऑप्शन को हम लोग एक एक करके समझते हैं फिगर के साथ कि स्टीम बॉयलर क्या होता है। तो देखिए मैं आपको जो दिखाया हूँ, पहला पिक्चर यहाँ पर लिखी हुई है स्टीम बॉयलर, इसके आपको कंस्ट्रक्शन के साथ जो पार्ट्स के नेम है उसको आपको जान लेना होगा। स्टीम बॉयलर कई एग्जामों में पूछे गए हैं स्टीम बॉयलर के बारे में। तो स्टीम बॉयलर को करता क्या है? तो ये जो है स्टीम जनरेट करता है, ये तो आपको पता ही है कि स्टीम जनरेट के काम में आता है। लेकिन ये क्लोज्ड वेसल होता है, स्टील का बना हुआ क्लोज्ड वेसल होता है जो स्टीम जनरेट का काम करता है, जिसके अंदर हम लोग फ्यूल को बर्न करके वाटर को इवोपरेट करते हैं, पानी को भाप में बदलते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इस कंस्ट्रक्शन में ये कंटिन्यूअस प्योर्स वेंट है। तो ये वेंट दिखाई दे रही है, कंटिन्यूअस प्योर्स वेंट है, और इसमें जो है रॉ, RAW रॉ, फ्रेश यानी कि मेकअप वाटर, फ्रेश जो है वाटर इसमें इम्प्रेग्नेटेड की जाती है, डाली जाती है। ये जो पार्ट्स दिखाई दे रही है कि एक पाइप यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक जो है इंट्रेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी सहायता से हम लोग पानी को इसमें जो है डालते हैं। अच्छा, तो ये हो गई एक पार्ट। अब दूसरी पार्ट जो है आपको दिखाई दे रही है, सेफ्टी रिलीफ वाल्व है, जो यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करती है जब ज्यादा वेपर जनरेट होता है, तो उसके केस में इसको प्रेशर, लिमिट प्रेशर से जब अधिक हो जाती है तो इसको खोलने से स्टीम जो है लीक होती है और प्रेशर को कम करती है। तो यहाँ पर आप वाटर डाल रहे हैं, और वाटर डालने के साथ ये जो है यहाँ से इंसर्ट हो रही है। अब यहाँ पर दिखाई दे रही है एंटी वोर्टेक्स बफल, एंटी वोर्टेक्स बफल है, जो कि बॉयलर फीड पंप, यहाँ से हम लोग बॉयलर फीड को पंप कर रहे हैं। और इंसुलेशन, ये बाहर से, ये जो स्टील वायर है उसका बाहर में इंसुलेशन लगाया गया रहता है। और ये जो दिखाई दे रही है आपको, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं तो आपको जो है दिखाई देगी कि यहाँ पर क्या लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है? सेक्शन, चेम्बर सेक्शन है ये, जो कि हम लोग इसके अंदर इसको डालते हैं, और ये जो है हीटेड हो करके वेपर के रूप में कन्वर्ट होती है, जो कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है ये। और ये लो प्रेशर स्टीम सप्लाई है,
इसमें हम लोग लो प्रेशर स्टीम सप्लाई कर रहे हैं। और ये जो है ट्रैप है, क्या चीज, फ्लो ट्रैप है, फ्लो ट्रैप है। और साथ ही जो है आप लोग देख लिए कि ये जो स्टीम तैयार हो रही है, रीहीटर सेक्शन है ये। रीहीटर सेक्शन के थ्रू जो है ये हीटेड हो रही है और स्टीम तैयार हो रही है, जिसका उपयोग हम लोग इंजन को ड्राइव करने में इस स्टीम का उपयोग करते हैं, या फिर मोशन कराते हैं, कोई अन्य काम कराते हैं। तो आप लोग स्टीम का जो बॉयलर था वो देखा। अब इसके दो शब्द आप पढ़ लीजिए, इसका पूरा इंस्टॉलेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्टीम टरबाइन का ये है पिक्चर, स्टीम टरबाइन का, जो कि दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। स्टीम टरबाइन होता क्या है देख लीजिए। स्टीम टरबाइन इज ए मशीन दैट एक्सट्रैक्ट थर्मल एनर्जी from pressurized steam and uses it to do mechanical work on rotating output shaft। ये कह रहा है कि जो इससे तैयार हुआ स्टीम होती है, इस स्टीम को ये जो मशीन है वो थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी हीट एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब कि उसके अंदर जो हीट रहती है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। एंड प्रेशराइज्ड स्टीम, और जो फ्रॉम द प्रेशराइज्ड स्टीम, जो प्रेशर के साथ आती हुई बॉयलर से स्टीम होती है, उससे थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। एंड यूजेज, और इस थर्मल एनर्जी का उपयोग मैकेनिकल वर्क में करते हैं, जो कि हम लोग का जो रोटेटिंग आउटपुट शाफ्ट होता है उसको रोटेट किया जाता है। तो स्टीम टरबाइन का मतलब समझे कि स्टीम टरबाइन एक ऐसा उपकरण है जो स्टीम प्रेशर के साथ स्टीम बॉयलर से आती रहती है। उस स्टीम बॉयलर से आती हुई इस प्रेशराइज स्टीम के अंदर से थर्मल एनर्जी को, हीट एनर्जी को वो निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है, छान लेता है। और जिसका उपयोग हम लोग इस स्टीम एनर्जी का, थर्मल एनर्जी का हम लोग जो है फिर रोटेटिंग आउटपुट शाफ्ट को रोटेट करने का काम के लिए किया जाता है। तो आप देखें स्टीम टरबाइन पार्ट्स, इसके आप अगर पार्ट्स में देख लीजिए कि मेन मेन पार्ट्स क्या है। ये जो है स्टीम हाई प्रेशर के साथ पास हो रही है और जो यहाँ पर आ रही है, जो कि एक केसिंग दी हुई है और एलपी टरबाइन दिया हुआ है। ये जो है ब्लेड्स दिए हुए हैं एलपी टरबाइन के साथ साथ। यहाँ पर जो है आईपी टरबाइन है, और ये जो है रोटर है, और ये नोजल है। ये एचपी टरबाइन है, तो यहाँ पर एचपी टरबाइन, आईपी टरबाइन, एलपी टरबाइन, ये अलग अलग जो है टरबाइन दिए हुए हैं तीन प्रकार के। और ये जो स्टीम का एनर्जी, स्टीम का जो हाई प्रेशर पर स्टीम रहती है, उससे थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट शाफ्ट को रोटेट घुमाने के काम में किया जाता है। तो आपने ये स्टीम टरबाइन देखा। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टीम कंडेंसर क्या होती है और स्टीम इंजेक्टर क्या होती है, उस पर जो है हम लोग चर्चा करते हैं। स्टीम कंडेंसर और स्टीम इंजेक्टर। तो यहाँ पर आपको स्टीम कंडेंसर, जिसको हम लोग सरफेस स्टीम कंडेंसर भी बोल सकते हैं, तो इसके बारे में रीड कर लेते हैं, फिर इसके पार्ट्स के बारे में आएंगे। सरफेस कंडेंसर इज ए वाटर कूल्ड सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इंस्टॉल्ड टू कंडेंस एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम ए स्टीम टरबाइन इन थर्मल पावर स्टेशन। तो जो थर्मल पावर प्लांट होती है या थर्मल पावर जिसको स्टेशन भी कहते हैं, वहां पे जो स्टीम टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम होती है उसको कंडेंस करने का काम, यानी ए सरफेस कंडेंसर इज ए वाटर कूल्ड सेल। ये वाटर से कूल किया हुआ सेल रहता है, एक कवच रहती है। एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, वो जो है साथ में उसका ट्यूब हीट एक्सचेंजर इंस्टॉल्ड टू कंडेंस एग्जॉस्ट स्टीम। एग्जॉस्ट स्टीम को वो कंडेंस करता है, मतलब फिर से वो स्टीम को, एग्जॉस्ट स्टीम को फ्रॉम में स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन से जो निकला हुआ थर्मल पावर स्टेशन से जो स्टीम टरबाइन से निकला हुआ एग्जॉस्ट स्टीम है, उसको पानी में फिर से वो कन्वर्ट करता है, कंडेंस करता है, मतलब पानी में कन्वर्ट करता है। और ये काम इसके दो पार्ट करते हैं, वाटर कूल्ड सेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ट्यूब हीट एक्सचेंजर दो मेन पार्ट रहते हैं, वाटर कूल सेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ये दोनों पार्ट जो पावर स्टेशन पर, थर्मल पावर स्टेशन पर जो स्टीम टरबाइन से निकला हुआ एग्जॉस्ट स्टीम रहता है,
उस एग्जॉस्ट सिस्टम से जो आप थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिए हो और मोटर को रोटेट करने में काम किए थे। और ये जो सरफेस कंडेंसर है जिसको स्टीम कंडेंसर भी कर रहे हैं, उस एग्जॉस्ट स्टीम से उस दो पार्ट जो ट्यूब हीट एक्सचेंजर और कंडेंसर लगे रहते हैं, ट्यूब हीट एक्सचेंजर और वाटर कूल्ड सेल लगे रहते हैं, ये दोनों उसको पानी के रूप में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दिज कंडेंसर आर हीट एक्सचेंजर। ये जो कंडेंसर होता है वो एक हीट एक्सचेंजर का काम करता है, विच कन्वर्ट स्टीम फ्रॉम इट्स गैसियस टू इट्स लिक्विड स्टेट। गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में एट ए प्रेशर बिलो, कम प्रेशर पर जो है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये हो गई स्टीम कंडेंसर, जो कि दो पार्ट लगे रहते हैं, वाटर कूल्ड का सेल लगा रहता है और ट्यूब हीट एक्सचेंजर लगा रहता है, जो स्टीम के प्रेशर को कम करते हुए उसके लिक्विड के रूप में, स्टीम का कंडेंस करके लिक्विड के रूप में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे इसके पार्ट्स देखिए। एक है एग्जॉस्ट स्टीम इनलेट। मैं अगर इसको बड़ा कर दूं तो आपको और अच्छे से दिखेगा। एग्जॉस्ट स्टीम इनलेट है, जो एग्जॉस्ट हो रही है आपकी स्टीम कंडीशन, स्टीम से, स्टीम टरबाइन, टरबाइन स्टीम से, स्टीम टरबाइन से वो जो एग्जॉस्ट हो रही है स्टीम, उसको जो है ये यहाँ से प्रवेश कराई जाती है। और ये ट्यूब प्लेट है, जिसको आप ये कह रहे हैं ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ट्यूब प्लेट है। ये ट्यूब प्लेट है जो कि इसको जब हम लोग एग्जॉस्ट सिस्टम को इसके अंदर भेजते हैं तो ये इसके अंदर से घुसते हुए यहाँ से ये निकल रही, इससे जा रही है और फिर इससे वापस आ रही है, फिर इससे जा रही है वापस आ रही है। तो आप इसको देखिए एरो मार्क, और उसके आधार पर आने और जाने का जो है वो दिखाई दे रहा है स्टीम, और वो कूल हो करके एयर जो है कूलिंग हो जाती है और बाहर निकल जाती है, कंडेंस होते हुए इधर से बाहर निकल जाती है। ये वाटर का बॉक्स है, जो वाटर इसमें इकट्ठी होती रहती है। ये बफल है, तो ये जो है वाटर को इकट्ठा करने का काम इधर से करते हैं। तो आपने समझा स्टीम कंडेंसर। इसी का एक दूसरा ये पार्ट यहाँ पर भी दिए, एयर एग्जॉस्ट हो रहा है और जो उसके अंदर से एयर रहती है वो बाहर निकल रही है, ये इनलेट है। और ये जो है कंडेंसर है, जिसको स्टीम कंडेंसर के रूप में बोलते हैं। और इनलेट फॉर रेफ्रिजरेंट वेपर, यहाँ से हम लोग रेफ्रिजरेंट वेपर भेजते हैं, यानी ठंडी जो है एक तरह से हवा भेजते हैं, वेपर भेजते हैं। आउटलेट फॉर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, और ये जो है इससे बाहर होती है लिक्विड के रूप में जो कन्वर्ट हुई रहती है। तो ये आपने देखा इसका मेन पार्ट्स। उसी तरह से ये जो एक और पार्ट थी आपके सामने में, स्टीम इंजेक्टर। स्टीम इंजेक्टर क्या होता है उसको भी जान लीजिए। देखिए स्टीम इंजेक्टर का एक फिगर दिखाई दे रही है, जिसमें नॉमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। और थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं तो शायद पढ़ाए आपको। यहाँ से स्टीम इंजेक्टर करता क्या है पहले वो जान लीजिए। एन इंजेक्टर इज ए सिस्टम ऑफ ducting and nozzle used to direct the flow of a high pressure fluid in such a way that a low pressure fluid is मैं इसको छोटा कर दूं ताकि जो है आपको ये दिखाई दे अच्छे से, पढ़ा सके। एन इंजेक्टर इज ए सिस्टम ऑफ डक्टिंग एंड नोजल यूज्ड टू direct the flow of a high pressure fluid in such a way that a low pressure fluid is entrained in the jet and carried through a duct टू ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर। इसका मतलब समझ लेते हैं कि एन इंजेक्टर इज ए सिस्टम ऑफ डक्टिंग एंड नोजल। डक्टिंग और नोजल का एक सिस्टम है जो कि इंजेक्टर हम लोग बोल रहे हैं, जिसका उपयोग हम लोग क्या के लिए करते हैं, डायरेक्ट द फ्लो ऑफ ए हाई प्रेशर फ्लूइड। हाई प्रेशर फ्लूइड के फ्लो को हम लोग डायरेक्ट करते हैं, दिशा दिखाते हैं इस तरीके से दैट द लो प्रेशर फ्लूइड इज ट्रेंड इन द जेट, ताकि लो प्रेशर फ्लूइड जो है प्रवेश कर सके जेट के जैसा, हाई प्रेशर जेट लाइन के जैसा। एंड कैरिड थ्रू ए डक्ट, उसको हम लोग डक्ट पाइप के थ्रू कैरिड करते हुए उस क्षेत्र में टू ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर, हायर प्रेशर के रीजन में ले जा सकें। तो ये इंजेक्टर जो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर में ले जाने का लिए स्टीम इंजेक्टर का उपयोग करते हैं। एंड कैरिड थ्रू
a duct to a uh, region of higher pressure. It is fluid dynamic pump with no moving parts except a valve too. तो ये जो है आप देखें कि स्टीम इंजेक्टर जो होती है, स्टीम को इंजेक्ट करने और मशीन को रोटेट करने के काम में आती है। तो जो ऑप्शन थी वो तो आप स्टीम बॉयलर कर ही चुके थे उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज टाइम पीरियड फॉर रिकैपिंग ऑफ रोप एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडिंग वाइंडर। तो यहाँ जो वायर रोप लगी रहती है, मैं यहाँ पर स्टॉप शेयर करता हूँ और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि जो वायर रोप होती है, आप देखिए, जो वायर रोप होती है वो हमारा वाइंडिंग रोप जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपका वाइंडिंग रोप है। इस वाइंडिंग रोप के साथ इंड में जो है क्या लगी रहती है, एक कपल लगी रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोप कपल लग बोलते हैं। रोप कैपल, रोप कैपल रहती है, और ये जो है वाइंडिंग रोप रहती है, वाइंडिंग रोप रहती है। तो इस वाइंडिंग रोप को हम लोग फिर से नई केप पहनाने का ही जो है कहलाता है रिकैपल। रिकैपल कहने का मतलब कि ये जो वाइंडिंग रोप होती है, ये वाइंडिंग रोप जो सीव होता है, उस सीव से लटका हुआ रहता है, कि मैं इस तरीके का दिखा रहा हूँ वाइंडिंग रोप, और ये सीधे चली जाती है वाइंडिंग इंजन घर में। तो इसके साथ ही और भी नीचे पार्ट्स रहते हैं जिसको हम लोग सस्पेंशन गियर कहते हैं। तो उसको हम लोग जो है देखेंगे बाद में। अभी हम लोग रिकेपल क्यों किया जाता है ये हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो रिकपल करने के लिए रिकपल क्यों किया जाता है, तो इस वाले मोड़ वाले पॉइंट को चेंज करने के अक्सर हाँ जो इसके साथ लगी हुई डी लिंक रहती है, और जो भी पार्ट्स रहते हैं, केज रहते हैं, तो ये केज हर समय पिट टॉप के ऊपर जो है स्थिर अवस्था में रहती है, जिसके कारण इस रोप का इस भाग में स्ट्रेस पड़ता है, और वो जो है कमजोर उस जगह पर हुई रहती है, इस ज्वाइनिंग पार्ट पर भी जो है कमजोर हुई रहती है। तो इसके प्लेस को चेंज करने के लिए हमको रोप केपल करना पड़ता है, जो एवरी जो है हम लोग को 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ में चेंज करनी पड़ती है। या जब भी इस रॉक के ऊपर शॉक पड़ता है, झटका पड़ता है, जब ये कब हो सकता है, जब ओवर वाइंडिंग होती है या ओवर स्पीडिंग होती है, या पिट बॉटम पर हार्ड लैंडिंग तेज से जब लिफ्ट जो पटकाती है या डोली जो पटकाती है, केज जिसको कहते हैं, तो उस केस में यहाँ पर जो है रोप जो कमजोर हो जाती है। तो इस कमजोर पार्ट को हटाने के लिए ही हम लोग इसका 2 मीटर जो पार्ट होती है रोप का, 2 मीटर पार्ट को काट देते हैं। यहाँ से पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ रोप के पल को। रोप के पल को मैंने अलग कर दिया, और रोप के पल को इससे जो है हटा दिया, और ये रोप के पल यहाँ पर आ गई है। फिर से हम लोग कैपिंग करेंगे इसको। तो ये जो रोप होती है, यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर पार्ट को क्या कर देते हैं, काट के हटाते हैं, और इसको इस रोप का जो पार्ट था, इसको हम लोग टेस्टिंग के लिए कहाँ भेज देते हैं। ये जो रोप है, इस रोप को जो 2 मीटर लंबाई की है, इसको सिम्फार में भेज देते हैं। सिम्फार में काय के लिए, टेस्ट के लिए, कि ये कितनी स्ट्रेंथ इसमें बची हुई है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी बची हुई है, इसकी जांच के लिए हम लोग लेबोरेटरी में भेज देते हैं ये 2 मीटर का कटा हुआ रोप को। और ये जो इंड, नई इंड बची है, इस नई इंड को फिर से हम लोग जो है इसके अंदर पहनाने का काम करते हैं। पहनाने के लिए हम लोग जो है व्हाइट मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो व्हाइट मेटल होती है, इसको हम लोग कल एक तरह से जो वेन होता है, उसके अंदर हम लोग जो है इसको गर्म करते हैं आग पर, और ये व्हाइट मेटल रहती है इसके अंदर। व्हाइट मेटल, WHITE, व्हाइट मेटल। और इस व्हाइट मेटल को जब हम लोग इसके अंदर पोर करेंगे, और उसके साथ इसके जो वायर होते हैं, इसको, इस वायर को हम लोग अच्छे से साफ कर लेते हैं, रब कर लेते हैं, और इसको इस टाइप से जो है हम लोग बना देते हैं। इस टाइप से जो है हम लोग इसको बना देते हैं, और इसके अंदर तब जो है हम लोग पोर्ड करते हैं। और ये पोर्ड करने और इसको तरह से नया कैप पहनाने का ही जो प्रोसेस होता है, हम लोगों को क्या कहलाता है, रिकैपिंग।
और ये डीजीएमएस के नॉर्म के अनुसार जो रेगुलेशन दी हुई है उसके नॉर्म के अनुसार प्रत्येक 6 महीने में एक बार अवश्य करनी पड़ती है। तो ये जो है आप जाने कि रिकैपल कैसे किया जाता है, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को जो आपके सामने दिखाई दे रही है। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर रिकैपिंग ऑफ रोप एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडर? फ्रिक्शन वाइंडर को छोड़ करके यानी कि ड्रम वाइंडिंग में रिकैपिंग का टाइम पीरियड कितना होता है? तो मैं बोर्ड में अभी लिखा है कि एवरी 6 मंथ में, या प्रत्येक ओवर वाइंडिंग के बाद, या प्रत्येक ओवर स्पीडिंग के बाद, या एक्सीडेंटल शॉक रोप के ऊपर जब भी लगती है हार्ड लैंडिंग जैसा समय में हम लोगों को उसको फिर से जो है रिकैपिंग करनी पड़ती है। तो आप 94 नंबर का क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब देखिए 95 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। द कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड। यहाँ पर कह रहा है कि एसिलरेशन का एक कंपोनेंट होता है। एसिलरेशन आप लोग समझते होंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बाय टाइम को हम लोग एसिलरेशन कहते हैं, जिसकी यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जिसकी LT-2 डायमेंशनल फार्मूला होती है। तो एसिलरेशन के कंपोनेंट पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके पैरेलल है एक्सीलरेशन का कंपोनेंट। तो एट द गिवन इंस्टेंट, एक गिवन इंस्टेंट तक, गिवन इंस्टेंट पर, तो उसको हम लोग को वो क्या कहलाता है? रेडियल कंपोनेंट कहलाता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट कहलाता है, कोरियोलिस कंपोनेंट कहलाता है, और नन ऑफ दिस एबव कहलाता है। तो यहाँ पर मैं बोर्ड में फिर से एक दिखाना चाह रहा हूँ स्टॉप शेयर करके कि इसका मतलब समझने का प्रयास करिए। मैं इसको मिटाता हूँ और देखिए कि जो आपका एक्सीलरेशन का जो कंपोनेंट है वो आपके वेलोसिटी के डायरेक्शन के पैरेलल है। तो मैं यहाँ पर उठाता हूँ और ब्लू कलर का वो स्केच और बताता हूँ। देखिए जो एक्सीलरेशन होती है, एक्सीलरेशन का कंपोनेंट कह रहा है, एसिलेरेशन, एसिलेरेशन, एसिलेरेशन कंपोनेंट, एसिलेरेशन कंपोनेंट। एक चीज आपको दिखाई दे रही है, मैं इसके डार्क वाले को उठा लेता हूं तो आपको दिखाई दे अच्छे से। तो एसिलेरेशन कंपोनेंट एक ए पार्ट हो गई जिसको आप ए से डिनोट करते हो और कहते हो V/T कहते हो। और ये जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन जो है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, और इसके पैरेलल है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल का सिंबल है ये। तो पैरेलल है, कौन है? एसिलेरेशन, पैरेलल है एसिलेरेशन, एसिलेरेशन, एसिलेरेशन कंपोनेंट। तो यहां पर आप ये देखिएगा कि ये जो है एक सर्कुलर पाथ है जिस पर कोई पार्टिकल या कोई आपकी बाइक जो है चल रही है, और ये इस पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है, v का डायरेक्शन ये है, और इस पॉइंट पर जो एसिलरेशन का कंपोनेंट होती है जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि इसी के पैरेलल में एसिलरेशन का भी जो है आपको कंपोनेंट है। तो इस वेलोसिटी को हम लोग जो है क्या कहते हैं? टेंजेंशियल कहते हैं। जो इस सर्कल के किसी पॉइंट पर आप जो है एक लाइन खींचोगे तो ये जो होती है क्या कहलाती है? टेंजेंशियल कहलाती है, टेंजेंशियल, टेंजेंट या टेंजेंशियल कहते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन कहते हैं। तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन जो कि 90 डिग्री के एंगल पर बनता है, इसको हम लोग जो है टेंजेंशियल बोलते हैं, एक्सीलरेशन के पैरेलल जो रहती है। तो आपको ये दिखाई दे रही होगी कि ये जो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के पैरेलल होने पर जो मोशन कहलाता है वो जो है क्या कहलाता है? टेंजेंशियल मोशन। तो मैं फिर से ये शेयर करता हूं आपको जो प्रश्न पूछी गई थी, जिसमें कि आपका टेंजेंशियल, रेडियल कंपोनेंट नहीं होगी, टेंजेंशियल कंपोनेंट ही होगा। ऑप्शन डी को आप देख लिए, टिक लगा दीजिएगा। यहाँ पर देखिए द करेक्ट आंसर इज टेंजेंशियल कंपोनेंट होगी। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल whose velocity changes both in magnitude and direction, जिसकी वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। और डायरेक्शन भी जो है चेंज हो रही है
जो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल है whose velocity changes both in magnitude and direction at any instant has the radial component and the tangential component. The radial component और tangential component दोनों चेंज होती रहती है. The tangential component is the component which is parallel to the velocity of the particle. जो रेडियल कंपोनेंट होती है वो वेलोसिटी के पैरेलल नहीं होती है, जबकि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होती है वो वेलोसिटी के पैरेलल होती है एट द गिवन इंस्टेंट तक. तो इस कारण से रेडियल कंपोनेंट ना होकर के वो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा. रेडियल कंपोनेंट किसके लिए होती है? वो वेलोसिटी के पैरेलल नहीं होती है रेडियल कंपोनेंट. तो आपने ये देखा 95 नंबर का क्वेश्चन. अब आते हैं 96 नंबर के क्वेश्चन में, जो कि क्या कहता है, देखिए आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है. ये लोकोमोटिव हॉल्स ए ट्रेन ऑफ 240 टन ऑन ए लेवल ट्रैक. यानी कि एक लोकोमोटिव, जो कि आप ये कहते हैं कि ट्रेन का जो इंजन होता है वो लोको इंजन कहलाता है, और वो हॉल कर रहा है, खींच रहा है एक ट्रेन को. यानी नंबर ऑफ जो बोगी होते हैं, नंबर ऑफ टब होते हैं, जिसकी वजन दी हुई है, वेट दिया हुआ है 240 टन. उस उतना को ऑन ए लेवल ट्रैक पर हॉल कर रहा है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड के तहत ऑफ 45.8 किलोमीटर पर आवर. इसकी स्पीड दी हुई है लोकोमो का, कितने स्पीड से वो जो है हॉल कर रहा है लेवल ट्रैक पर. द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस साथ में दिया हुआ है 5 kg पर टन, मतलब कि 1 टन अगर वो हॉल करता है तो 5 kg फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लगती है. तो इसमें फाइंड करने के लिए कर रहा है फाइंड इफेक्टिव एचपी एक्सपेंडेड. तो ये फाइंड करने के लिए कह रहा है कि जो इफेक्टिव एचपी है जो एक्सपेंडेड हो रही है वो निकालिए. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फोर्स, जो ये मास दी हुई है आपको 240 टन, उसको आपको फोर्स के रूप में निकालना होगा. तो जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स काम करती है, जिसको वेट के रूप में हम लोग कहेंगे, ये जो वेट होगी फोर्स कहलाएगा, जो कि mg के इक्वल होगी. तो mg, तो यहाँ पर जो mg की वैल्यू है वो कितनी है? 240 है. और g की वैल्यू को मैं यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड ले लिया हूँ, जो आपको दिखाई दे रही है. आप 9.8 मीटर पर सेकंड से भी निकाल सकते हैं इसको. तो mg की वैल्यू जो है ये है, जिसको आप लोग ये कह सकते हो कि 24-25 है. साथ में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो दी हुई है 5 kg पर टन दी हुई है. और टन जो है वो टोटल टन कितना है? 240 टन है. तो 240 टन को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो निकल जाएगी. तो ये और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, जो कि आपकी कहलाएगी. तो टोटल जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो उसकी निकल जा रही है 12,000 न्यूटन. अब वेलोसिटी आपको दी है 45.8 किलोमीटर पर आवर. तो 45.8 किलोमीटर पर आवर को 12.72 मीटर पर सेकंड में आप अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आप न्यूटन में ले रहे हैं तो मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना होगा. तो 45.8 इंटू 1000 मीटर हो जाएगी, डिवाइडेड बाय एक आवर में कितने सेकंड होती है? तो 3600 सेकंड होती है. उससे आप उसको डिवाइड कीजिएगा तो काट करके देखिएगा. और अगर नहीं कट पाती है तो बताइएगा, नहीं समझ में आती है तो बताइएगा कि कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं. तो मैं फिर से आपको समझाऊंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा. साथ ही मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करते हुए सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास भी सब्सक्राइब करने के लिए उनको कहिएगा शेयर करते हुए. और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा. तो 12.72 मीटर पर सेकंड ये आपकी मीटर पर सेकंड में आ गई है, जो आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है. लेकिन पावर पूछ रहा है, तो पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी यहाँ पर होती है. फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो आपकी निकली हुई है वो इंटू वेलोसिटी होती है. तो जो कि आपको यहाँ 12,000 न्यूटन दिया हुआ है, साथ में 12.72 जो आपकी मीटर पर सेकंड में, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आ रही है 1,52,640 वाट आ रही है. अब इसको अगर किलोवाट में डिवाइड करना है तो किलोवाट में अगर चेंज करना है तो 1000 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 152.64 किलोवाट आ जाएगी. तो ये तो हुई पावर, लेकिन किलोवाट में. लेकिन आपको निकालने किस में है? इसको आपको एचपी में निकालनी है. तो एचपी में निकालने के लिए एक किलोवाट बराबर 746 वाट होती है. आपको याद रखना होगा, एक किलोवाट बराबर 746 वाट होती है. तो 746 वाट यानी कि 0.7
0.46 से इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आएगी 204.61। 204.61 कहने का मतलब कि 204 एचपी आ रही है। चूंकि आपने जी की वैल्यू 10 लिया है, अगर आप यहाँ पर जी की वैल्यू 9.8 लेते तो थोड़ा कम आता, जो कि 200 एचपी आपकी आ रही है। बी नंबर को आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपने ये देखा कि कैसे लोकोमोटिव जो है हॉल करती है, तो उसके साथ पावर को एचपी में निकाला जाता है किलोवाट से, और उसके लिए फॉर्मूला आपने एफ इंटू वी का यूज किया है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जो कि आपको रोप से ही डिपेंडेंट है। 97 नंबर का क्वेश्चन, इन 6 into 7 रोप द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल वायर इज। तो इंडिविजुअल वायर का जो यानी कि अकेला वायर वायर जो है उसका डायमीटर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर डायमीटर पूछ रहा है, 6 into 7 वायर रोप है, यानी कि एक स्ट्रैंड जो है 6 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, और एक रोप जो है 6 स्ट्रैंड से मिलकर बनी हुई है, और एक स्ट्रैंड जो है 7 वायर से मिलकर बनी हुई है। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रैंड का मैं पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कर्सर घूम रहा है। तो एक स्ट्रैंड जो है ये कितने वायर से मिलकर बनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 बाहर में वायर है, और बीच में एक सेंटर वायर है जिसको कोर कहते हैं। स्टील कोर हो सकता है, फाइबर कोर हो सकता है। तो ये एक स्ट्रैंड हो गई। तो एक स्ट्रैंड आप 7 वायर से मिलकर बनी हुई है, और ये पूरा जो रोप है ये कितने स्ट्रैंड से मिलकर बना है, एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड, तीन स्ट्रैंड, चार स्ट्रैंड, पांच स्ट्रैंड, छह स्ट्रैंड। 6 स्ट्रैंड से मिलकर बना है। तो ये पहला वाला जो होता है 6 स्ट्रैंड देता है, और एक स्ट्रैंड में 7 वायर होते हैं। 6 into 7 का मतलब समझिएगा। और बीच में ये जो है आपका फाइबर कोर या फिर कोई भी कोर, स्टील कोर भी हो सकता है। तो आपने ये देखा कि स्टील कोर है ये, और या फाइबर कोर है, और इसके चारों ओर जो है आपका स्टैंड लगा हुआ है। अब आप काउंट करिए कि इसकी डायमीटर जो होगी किस टाइम के अनुसार होगी। 1 2 3 4, चार आ गई, एक कोर को काउंट कर ले तो 5 6 7। तो इस तरह से आपकी 3 3 6 और एक 7 जो है दिखाई दे रही है फाइबर कोर के रूप में। तो यहाँ पर जो आपकी 1/9 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप, जो रोप की डायमीटर है वो 9 टाइम्स के इक्वल होती है। रोप का डायमीटर का 1/9 टाइम्स जो होती है उसका इंडिविजुअल वायर का होती है। तो ये चीज आपने देखा काउंट करके भी, जो कि आपकी बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर एक स्ट्रैंड और अगर डली हुई है, एक स्ट्रैंड और डला हुआ है, तो 3 इसके हो जाएंगे, और 3 6 हो जाएंगे, 3 9 हो जाएंगे। तो इस तरह से 9 जो है, क्योंकि आपका एक बीच में और शायद स्ट्रैंड डली है, जिसके चलते इसमें कहा जा रहा है कि 1/9 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप होगी। रोप का जो डायमीटर होगा 1/9 टाइम्स होगा एक रोप का वायर का डायमीटर। तो आपने ये समझा 97 नंबर के प्रश्न के तहत। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न, रोप यूज्ड फॉर हॉलेज ट्रांसपोर्ट इन अंडरग्राउंड पर्पज। अंडरग्राउंड पर्पज के लिए जो हॉलेज के लिए हम लोग रोप यूज करते हैं वो कौन सी होती है। ए नंबर होता है लैंग्स ले टाइप, बी नंबर होता है ऑर्डिनरी ले टाइप, सी नंबर होता है फुल लॉक्ड कॉयल रोप, डी नंबर होता है हाफ लॉक्ड कॉयल रोप, ई नंबर होता है रेगुलर ले टाइप। तो देखिए, मैं जो ईएमटी का डीजे देशमुख साहब की जो 3rd वॉल्यूम है उसमें मैं दिखाया हूँ, जिसमें हेडिंग के रूप में आप देख सकते हैं कि रोप यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज। रोप जो विभिन्न पर्पज के लिए जो उपयोग में लाई जाती है वो कौन कौन सी है। जनरली रोप ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड इन द माइंस फॉर डिफरेंट जॉब। डिफरेंट जॉब के लिए माइंस में उपयोग होने वाले जो रोप होते हैं वो इसका कंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन। देखिए 6 into 7, अभी अभी हम लोग जिक्र किए थे 6 into 7 रोप का। तो ये लैंग्स ले टाइप का है, जो कि 6 into 19 रेगुलर सील रेगुलर और लैंग्स ले टाइप का है। फिर 6 into 21 कहने का मतलब कि एक स्ट्रैंड में आप देखे थे कि एक रोप जो है 6 स्ट्रैंड से मिलकर बनी होती है, और एक स्ट्रैंड जो है 21 वायर से मिलकर बनती है। फिलर वायर रेगुलर या लैंग्स ले एफसी के नाम से जाना जाता है। 6 into 25 उसी तरह से हो गई, 6 into 27 हो गई फ्लैटेंड स्ट्रैंड लैंग्स ले।
और 6x30 हो गए फ्लैटेंड स्ट्रैंड लेंग्थ ले ही एफसी का प्रकार है। और लॉक्ड कॉयल हॉइस्ट रोप, जो लॉक्ड कॉयल हॉइस्ट रोप रहती है, जिसकी रेडियस ऑफ रोप की बात करते हैं, वो रेडियस ऑफ रोप जो होती है +5% होती है, जो कि पुली ग्रूव के, जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, पुली का जो ग्रुप, जिस पर मैं पुली दिखाने का कोशिश किया था, जिसको सीव भी बोलते हैं, जिस पर रस्सा जो है लटकती रहती है, तो वो पुली के ग्रुप का प्लस जो है 5% रहेगी रोप के डायमीटर का। तो ये डीजी में सर्कुलर 68.14 का जो पॉइंट है 1977 का, उसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से जो पुली ग्रुव होती है वो रेडियस ऑफ द रोप +10% होती है पुली ग्रुव। ये तो 5% से 10% के बीच में होता है। रेडियस ऑफ रोप प्लस 10% ऑफ ग्रुप, ये प्रश्न पूछी गई थी सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड मशीनरी 2023 में के क्वेश्चन में, जिसमें 78 का जो रेगुलेशन है 5 नंबर 2017 का, वो उससे जो है ये रिलेटेड है, जिसमें ये बात कही गई है। तो गाइड रोप में फ्रेंड्स कौन सा रोप इस्तेमाल करते हैं? गाइड रोप जो कि केज को एक गाइड देने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, केज को एक गाइड देने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है गाइड रोप, वो हाफ लॉक्ड कॉयल गाइड रोप होती है। हाफ लॉक्ड होती है। आई सेक्शन का जो हम लोग लॉकिंग करने का काम करते हैं आई सेक्शन से या जेड सेक्शन से, वो हाफ लॉक्ड कॉयल गाइड रोप होती है, जो गाइड रोप की इस्तेमाल। वाइंडिंग रोप फॉर शाफ्ट सिंकिंग के लिए जो वाइंडिंग रोप होती है वो कौन सी होती है? 19x7, यानी कि 19x7 में नन रोटेटिंग टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि वो फ्री स्वतंत्र जो है घूमती रहती है, रेगुलर ले वाली रहेगी। लॉक्ड कॉयल हॉइस्ट रोप जो है इस्तेमाल में लाई जाती है वाइंडिंग रोप के लिए। हॉलेज रोप आ गया प्रश्न का जवाब फ्रेंड्स, जो आपसे पूछी गई थी कि रोप यूज्ड फॉर हॉलेज ट्रांसपोर्ट इन अंडरग्राउंड पर्पज। तो यहाँ पर हॉलेज रोप जो है आपको बताया जा रहा है कि हॉलेज रोप 6x7 एंड 6x19 सील कंस्ट्रक्शन इन आइदर रेगुलर और लेंस ले, जो रेगुलर या लेंस ले का उपयोग करेंगे डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग कंडीशन पर ये डिपेंड करती है। तो हॉलेज रोप हो गई। अब कोल कटिंग मशीन रोप, जो कोल कटिंग मशीन खास करके जो उसके लिए रोप इस्तेमाल होती है, उसमें रेगुलर ले 6x37 का रेगुलर ले यूज होगी, या फिर 6x31 का रेगुलर ले IWRC, ये कंपनी का नाम है उसके, वो जो है यूज होती है। डायरेक्ट डिपर सॉवेल रोप जो होती है, वो डिपर हॉइस्ट रोप के लिए 32 mm एंड स्मॉलर साइज का यूज होता है। 6x25 फिलर लेंथ ले विथ IWRC रहेगा। फॉर 35 mm डायमीटर टू 68 mm डायमीटर साइज के लिए आपको लेना होगा, इतनी मोटाई अगर यूज करना है तो 6x41 सील फिलर लेंथ ले विथ IWRC लेना होगा। और क्राउड एंड रिट्रैक्ट रोप के लिए फॉर 58 mm एंड स्मॉलर साइज, या उससे कम साइज 58 mm यानी 5.8 सेंटीमीटर, या स्मॉलर लार्जर डाई वाली है, या 68 mm भी जो लार्जर डाई वाली है, वहां भी फिलर वायर लेंथ ले आई विथ IWRC का उपयोग किया जाएगा। तो ये आपने 98 नंबर का क्वेश्चन को देखा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज्ड फॉर माइन डिवाटरिंग पर्पज इज ऑफ। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको माइन डिवाटरिंग के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं, माइन से पानी को बाहर करने के लिए यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का। इसमें जो है क्या कहा जा रहा है उसको देखिए। पर्पज इज ऑफ बैकवर्ड ब्लेडेड सेंट्रीफ्यूगल पंप, फॉरवर्ड ब्लेडेड सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेडियल ब्लेडेड सेंट्रीफ्यूगल पंप, मिक्स्ड फ्लो ब्लेडेड सेंट्रीफ्यूगल पंप, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर मैं आपको फॉरवर्ड ब्लेडेड, रेडियल ब्लेडेड और मिक्स्ड जो बैकवर्ड ब्लेडेड रहती है उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखिए इसके पहले इसको बताने के पहले मैं ये क्वेश्चन को कर लेता हूं कि ग्राउंड प्रेशर इज हाईएस्ट विथ दिस मशीन। इनमें से कौन सी मशीन के साथ जो है ग्राउंड प्रेशर ज्यादा रहती है? ऑप्शन ए जो है कंटिन्यूअस माइनर कहलाता है, बी जो है शटल कार कहलाता है, सी जो है LSD है, या फीडर ब्रेकर है, या नॉनदीप है। तो ग्राउंड प्रेशर जो होती है 12 टन का जो कोयला लेकर के मूव करता है शटल कार, जो कंटिन्यूअस माइनर के पीछे से कोयला को लोड करती है और फीडर ब्रेकर में जाके डालती है, तो ये जो शटल कार होती है उसी का ग्राउंड प्रेशर जो है सबसे अधिक होती है। ग्राउंड प्रेशर का मतलब समझ लीजिए फ्रेंड, ग्राउंड प्रेशर इज द प्रेशर exerted ऑन द ग्राउंड बाय द
टायर्स द्वारा या ट्रैक के द्वारा जो ग्राउंड द्वारा प्रेशर एग्जर्ट की जाती है, अब महसूस की जाती है, उसी को हम लोग मेजर जो है पोटेंशियल मोबिलिटी जानने के लिए करते हैं। तो वो ग्राउंड प्रेशर जो टायर या ट्रैक या फिर जो अपना चेन होती है उसके एब्जॉर्ब करती है, उसी को जानने के लिए हम लोग ग्राउंड प्रेशर की स्टडी करते हैं, जिसमें शटल कार। आप बी नंबर ऑप्शन को टिक लगाइएगा। चलिए मैं आपको स्टॉप शेयर करते हुए बताता हूं कि क्या होती है बैकवर्ड ब्लेडेड और सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेडियल ब्लेडेड सेंट्रीफ्यूगल पंप और फॉरवर्ड ब्लेडेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। फ्रेंड्स, अब इसको मैं मिटा करके बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप थोड़ा सा समझिए इसको कि बैकवर्ड किसको बोलेंगे, फॉरवर्ड किसको बोलेंगे और रेडियल किसको बोलेंगे। तो आपकी जो केसिंग रहती है, केसिंग के अंदर में क्या रहता है, ये है कि केसिंग, जिसको वॉल्यूट केसिंग भी बोलते हो आप लोग, ये जो है यहाँ से इंसर्ट होती है और इस तरीके से इसका डायमीटर धीरे धीरे जो है क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो ये जो है इसके अंदर ये आई रहती है, और आई रहती है पंप का। और ये देख रहे हो कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कुछ और है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कुछ और है। तो जब इसमें ये जो स्ट्रेट डायरेक्शन में आपको अगर दिखाई दे रही है, तो ये जो है रेडियल ब्लेडेड कहलाता है। ये वाली जो है रेडियल ब्लेडेड, ये क्या हो गई, वॉल्यूट केसिंग हो गई, वॉल्यूट केसिंग हो गई, वॉल्यूट केसिंग हो गई। ये क्या है, इम्पेलर है, इम्पेलर, इम्पेलर। तो ये जो इम्पेलर है कैसा है, रेडियल, रेडियल आपने जाना। अब मैं दूसरा बना रहा हूं, अगर इसके रोटेशन जो केसिंग का जो रोटेशन का डायरेक्शन है इस टाइप से है, इस टाइप से अगर रोटेट हो रहा है ये, तो ये आपकी आई है। आई के साथ जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये लगी हुई है, ये रोटेशन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ दिखाई दे रही होगी जहां तक है। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं तो हमको अच्छे से दिखाई देगी। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इम्पेलर, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इम्पेलर। तो ये जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इम्पेलर इस तरीके से अगर घूम रही है, और ब्लेड का मोड़ जो है इस टाइप से है, ब्लेड का जो मोड़ है इस टाइप से है, ब्लेड का जो मोड़ है इस टाइप से है, तो इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, बैकवर्ड ब्लेड, बैकवर्ड ब्लेडेड। अच्छा, अब ये तीसरी प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा प्रकार जो है ये आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और ये जो है आपका आई है, इसको आप आई कहते हो। और ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अगर दिशा में मुड़ी हुई है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के दिशा में मुड़ी हुई है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के दिशा में मुड़ी हुई है, तो ये आपका क्या हो गई, इम्पेलर, इम्पेलर। और ये जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो इसको हम लोग कौन सा ब्लेड बोलेंगे, फॉरवर्ड ब्लेडेड, फॉरवर्ड ब्लेडेड। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में अगर इम्पेलर मुड़ा हुआ है इस तरफ से और इधर ही से जो है रोटेट हो रहा है, तो उसको हम लोग जो है फॉरवर्ड ब्लेडेड बोलेंगे, दोनों का सेम डायरेक्शन अगर है तो आपने देखा कि डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड ब्लेडेड, डायरेक्शन ऑफ बैकवर्ड ब्लेडेड और रेडियल ब्लेडेड फ्रेंड क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 92 से 100 तक का जो क्वेश्चन थी उसको आप समझ लिए हैं। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के पास भी सब्सक्राइब करते हुए उनको शेयर करते हुए सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट और कमेंट्स को देने का प्रयास कीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू। मैं यहीं पर मीटिंग को एंड करता हूं और स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर जो है आपके साथ इंटरेक्ट होऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।